डियर स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हमने मार्केंशिया के अंदर लैंगिक जनन की जो है उसके बारे में हमने अपना लेक्चर स्टार्ट किया था, और जिसमें हमने एंथ्रीडिया की स्ट्रक्चर तक हमने उसको पढ़ लिया था। अब है आर्किगोनिया यानी स्त्रीधानी। हमने आपको बताया था कि स्त्रीधानी और पुंधानी यानी आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया जो है एक विशेष प्रकार की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस बनती हैं मार्केंशिया के डोर्सल सरफेस पर, जिन्हें हम एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर कहते हैं, उन पे बनती है। तो आर्किगोनिया जो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस से बनते हैं उन्हें हम कहते हैं आर्किगोनियोफोर या स्त्रीधानी धर, या इसका दूसरा नाम है कार्पोसिफेला। ये जो आर्किगोनियोफोर होता है, इसकी जो स्टॉक होता है उसकी जो लंबाई होती है 2 से 3 इंच ये लंबा होता है, और इसकी डिस्क जो होती है उसके अंदर 8 लॉब्स इसके अंदर पाई जाती है, और आज 8 रोज इसके अंदर पाई जाती है। रोज प्रत्येक जो रो होती है उसके अंदर 12 से 18 स्त्रीधानियाँ बनती हैं, और स्त्रीधानी का जो फॉर्मेशन का जो पैटर्न होता है वो एक्रोपिटल सक्सेशन में होता है। अब है जो ये है इसका आर्किगोनियोफोर, इसकी डिस्क है और इसका ये स्टॉक है। अब इसके ऊपर जो है कि आर्किगोनिया बनती है, तो उसके बाद जो इसका डिस्क जो होता है उसका इन्वेजन होता है, इसकी ग्रोथ होती है और स्टॉक की लंबाई बढ़ती है। तो ये आर्किगोनिया है, इनकी जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है। सबसे पहले स्टेज अपन देखते हैं कि ये आर्किगोनियोफोर है, इसकी डिस्क है और ये इसका स्टॉक है। यहाँ पे आर्किगोनिया बनी, यहाँ पे जो आर्किगोनिया बनी है उसके अंदर डिस्क के सेंटर के अंदर जो बनती है वो तो जो आर्किगोनिया सबसे पहले बनती है, और जो नई बनती चली जाती है वो इसके किनारे की तरफ बनती है। इसे हम एक्रोपिटल सक्सेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ओल्डेस्ट जो है वो डिस्क के सेंटर में है और यंगेस्ट जो है उसके किनारे पर है। तो ये इसका एक्रोपिटल सक्सेशन है। प्रत्येक जो इसका लोब होता है इसका आर्किगोनिया की डिस्क का, वो एक थैलस को निरूपित करता है। तो यहाँ पे जो यंगेस्ट है वो इसके ग्रोविंग पॉइंट जो है लोब का उसके किनारे पर है, उसके पास, और जो ओल्डेस्ट वो डिस्क के सेंटर पे है। ये जो पोजीशन रहती है आर्किगोनिया की डिस्क के ऊपर, उसी टाइम इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की क्रिया होती है। जब निषेचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है तो आर्किगोनिया का जो स्टॉक है, ग्रंथ है, ये इलोंगेट लंबा होता है धीरे धीरे, और जो डिस्क है इसकी जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसकी भी ग्रोथ होती है। जब ये सब डिस्क की जो सेंट्रल जो डिस्क है इसकी भी ग्रोथ होने लगती है तो आर्किगोनिया की जो पोजीशन होती है वो चेंज होने लगती है। जब ये डिस्क की ग्रोथ होती है तो धीरे धीरे क्या होता है, जब ये बढ़ता है तो ये जो ओल्डेस्ट आर्किगोनिया है वो नीचे की तरफ आने लगती है, और जो यंगेस्ट है वो स्टॉक के ग्रंथ के पास चली जाती है। ये देखिए, ये यहाँ यंगेस्ट यहाँ किनारे पे लगी थी, यहाँ आ गई है, और ओल्डेस्ट यहाँ लगी थी, वो यहाँ आ गई है। यहाँ पे ये पोजीशन फिर नेक्स्ट इसकी स्टेज है, आर्किगोनिया यहाँ स्टॉक के बिल्कुल पास आ गई है, और ओल्डेस्ट जो है वो यहाँ आ गई है। लास्ट के अंदर जो होती है एक आर्किगोनियोफोर होती है, उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाती है। और जो डिस्क का जो अपर सरफेस होता है, सेंट्रल पोर्शन होता है, उसका कॉन्वेक्स हो जाता है। और ये प्रोसेस जो होता है इन्वर्जन का, इस प्रोसेस को हम इन्वर्जन कहते हैं। ये प्रोसेस जो है जब तक चलता है जब तक कि रोज की आर्किगोनिया पूरी तरह से इन्वर्टेड नहीं हो जाती, मतलब ये उल्टी हो जाती है। इस प्रकार जो यंगेस्ट आर्किगोनिया है वो स्टॉक के पास आ गई है, और ओल्डेस्ट और जो फर्टिलाइज्ड आर्किगोनिया है वो इसके परिधि, डिस्क के परिधि की ओर शिफ्ट हो जाती है। तो ये तो इसको हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ आर्किगोनिया, मतलब डिस्क के ऊपर आर्किगोनिया बनी और जो फर्टिलाइजेशन होने लगता है उसी दौरान इसका जो स्टॉक लंबा होता है, इसके डिस्क की ग्रोथ होती है, और आर्किगोनिया की स्त्रीधानियों की पोजीशन चेंज हो जाती है। इसी बीच जो फर्टाइल लॉब्स हैं, ये फर्टाइल लॉब्स कहलाती हैं इनकी,
ये देखिए एक आर्किगोनियोफोर की स्ट्रक्चर हम इस तरह से देख सकते हैं। ए डिस्क ऑफ आर्किगोनियोफोर शोविंग द पोर्शन ऑफ रेस एंड लॉब्स। ये इसके लॉब्स है, ये डिस्क है, ये इसके लॉब्स है, जो मैंने बताया कि थैलस के लॉब्स को निरूपित करते हैं। यहाँ पे आर्किगोनिया बनती है। जब ये सब प्रोसेस चल रहा होता है उसी बीच जो फर्टाइल लॉब्स है, ये फर्टाइल लॉब्स है, ये फर्टाइल लॉब्स है, इनके बीच में टिश्यूज़ की इंटरकैलरी दोनों के बीच में ग्रोथ होती है, जिससे रेडियली इलोंगेटेड ग्रीन सिलेंड्रिकल आउटग्रोथ बनती है। ये स्ट्रक्चर्स बनती है लंबी। इन स्ट्रक्चर्स को हम रेस कहते हैं। तो ये हो गया पूरा कि आर्किगोनिया का इन्वेजन कैसे हुआ और फिर उसके फर्टिलाइजेशन जब होता है उसी दौरान इसमें रेस का निर्माण हो जाता है। अब है ये जो आर्किगोनिया बनी, इस पे आर्किगोनिया 4 पर जब इसका इन्वेजन हो गया तो फिर जब इसका हम एलएस जो सेक्शन है, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है, उसकी हम स्टडी करें तो हमें ये स्ट्रक्चर इसके अंदर दिखाई पड़ती है। ये डिस्क है और ये इसका स्टॉक है और ये इसकी आर्किगोनिया है। यहाँ पे जो हमने अभी पहले पढ़ा कि ये यंगेस्ट आर्किगोनिया स्टॉक के पास है, ओल्डेस्ट जो है वो परिधि की ओर है। ये डिस्क का ये अपर पार्ट है, ये हमें यहाँ पे कॉन्वेक्स दिखाई पड़ रही है। इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो हमें थैलस के समान दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे देखिए ये एयर चैम्बर्स बने हुए हैं, इसके अंदर फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स है। ये एयर चैम्बर्स है, ये एयर चैम्बर्स है, ये एयर चैम्बर्स है। और ये एयर चैम्बर्स जो है इसके डोर्सल सरफेस पर बैरल शेप्ड पोर्स के द्वारा खुले हुए हैं। ये पोर्स इसके बने हुए हैं और इसके अंदर एसिमेट्री फिलामेंट्स या फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। डिस्क का जो मध्य भाग है, ये सेंट्रल पोर्शन है, ये कॉम्पैक्ट पेरेन्काइमेटस टिश्यू का, ये पूरा मृदुत की कोशिकाओं का बना होता है। आर्किगोनिया है ये डिस्क की लोअर साइड पर यहाँ पे लगी हुई है और 8 जो रेडिएटिंग रोज हैं उनमें लगी रहती है। 8 हमने बताया कि 8 इसके अंदर लॉब्स होते हैं, वहाँ लगी रहती है। और यहाँ पे आर्किगोनिया देखो इन्वर्टेड है और ये इसके टिश्यू से जो डिस्क का जो टिश्यू उससे हैंग हो रही है, नीचे की ओर लटकी हुई है। प्रत्येक आर्किगोनियम जो होती है उस पर एक एक्स्ट्रा शीट होती है जिसे हम पेरिकाइनम कहते हैं। ये देखिए ये पेरिकाइनम है, ये इसको प्रत्येक एक इंडिविजुअल आर्किगोनियम को घेरे हुए जो शीट होती है उसे हम पेरिकाइनम कहते हैं। और आर्किगोनियम के पूरे ग्रुप को, एक समूह को घेरे हुए भी एक स्ट्रक्चर होती है। ये स्ट्रक्चर टू लिप्ड होती है, कटने लाइक इन्वोल्यूकर इसका होता है, जो पूरे ग्रुप आर्किगोनियम के पूरे ग्रुप को घिरे रहता है। इसको हम पेरिकेटियम कहते हैं। ये सारी जो आर्किगोनियम है इनके ऊपर एक कॉमन कवरिंग है, ये कहता है इसका पेरिकेटियम कहते हैं इसको। और ये पेरिकेटियम जो होता है वन साइड थिक होता है और ये डिस्क का जो टिश्यू है इससे ही लटकी अवस्था में रहता है। यंग आर्किगोनियम स्टॉक के पास है, वृंत के पास होती है, ओल्डेस्ट जो है इसकी परिधि की ओर स्थित होती है। ये इसके राइट्यूड्स है, ये स्केल्स हैं इसके, ये फिर इसका फोटोसिंथेटिक रीजन आ गया, ये राइट्यूड्स है। तो पूरी स्ट्रक्चर है, ये एयर चैम्बर्स, ये बैरल शेप्ड पोर्स हैं जिनसे जो एयर चैम्बर्स है डोर्सल सरफेस पे खिलते हैं, ये खुलते हैं, ऑयल सेल्स है। और ये सेंट्रल पोर्शन है इसका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बना होता है। और ये आर्किगोनियम की पेरिकाइनम है, ये इसकी रेस है जो बाद में बनती है, जो हमने बताया आपको, ये पेरिकेटियम है। तो ये है पूरी स्ट्रक्चर एक मैच्योर आर्किगोनियोफोर का एलएस सेक्शन, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन कटिंग करते हैं हम उसकी, तो ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई पड़ती है। एक मैच्योर आर्किगोनियम है उसकी स्ट्रक्चर ये है। इसके अंदर 2 भाग होते हैं, एक वेंटर कहलाता है, इसका नेक कहलाता है, ऊपर कहलाता है, ऊपर इसके ऊपर नेक के ऊपर 4 कवर सेल्स होती है। वेंटर के अंदर जो होता है, वैसे एक आर्किगोनियम की जो यंग जो आर्किगोनियम होती है उसके अंदर एक वेंटर कैनाल सेल होती है और एक एक्सेल होती है, नेक कैनाल सेल्स होती है। लेकिन जो मैच्योर आर्किगोनियम होती है उसके अंदर वेंटर के अंदर एक सेल पाई जाती है, क्योंकि जो नेक कैनाल सेल्स है, वेंटर कैनाल सेल्स है, ये फर्टिलाइजेशन से पहले डिसइंटीग्रेट हो जाती है। तो ये है एक मैच्योर आर्किगोनियम। फ्लास्क स्ट्रक्चर है इसकी
और जो नेक होती है इसमें ये 6 से 9 सेल्स की 6 से 9 टायर्स की बनी होती है, जो 6 वर्टिकल रोज में अरेंज रहती है। और नेक कैनाल सेल्स में यहाँ पे 4 से 6 कोशिकाएं होती हैं। ये 4 कवर सेल्स इसकी है। मैच्योर आर्किगोनियम में जैसे मैंने बताया कि नेक कैनाल सेल्स और वेंट्रल कैनाल सेल्स हैं, ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और एक म्यूसिलेस सब्सटेंस बनाती है। और ये म्यूसिलेस सब्सटेंस जो है ये वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाता है, और जिससे क्या होता है इसकी जो चारों कवर सेल्स खुल जाती हैं, और कवर सेल खुलने से इसमें पैसेज बनता है और वो एंथ्रोजोइड इसी की तरह इसमें प्रवेश करता है। तो ये तो होगी एक मैच्योर आर्किगोनियम की स्ट्रक्चर। अब है स्पोरोफाइट। जब मेल और फीमेल गैमेट जो होता है वो आपस में मिलते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है। तो एंथ्रोजोइड जो बने हैं एंथ्रीडियम के अंदर, वो एंथ्रीडियम के से बाहर निकल करके जब उसकी वॉल जो होती है एंथ्रीडियम की वो ख़त्म हो जाती है, तो एंथ्रीडियम जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, और बाहर आकर के जो एंथ्रीडियोफोर है उसकी जो डिस्क होती है उसके ऊपर आ जाते हैं। उस डिस्क में क्या होता है, पानी रहता है, तो उसके अंदर वो तैरते रहते हैं। इधर जब आर्किगोनियम जब मैच्योर हो जाती है और तो इसके जो कवर सेल्स फूल जाती है और उसमें पैसेज बच जाता है। ये जो एंथ्रोजोइड्स जो है जो एंथ्रीडियम में बने हैं और जो एंथ्रीडियोफोर की डिस्क के ऊपर है, जब बरसात आती है तो उसकी बूंदों के साथ ये आर्किगोनियोफोर की डिस्क पे आ जाते हैं, और आर्किगोनियोफोर की डिस्क से फिर ये आर्किगोनियम की नेक तक पहुंच जाते हैं। आर्किगोनियम की नेक में मैंने बताया आपको कि इसकी जो नेक कैनाल सेल्स हैं और वेंट्रल कैनाल सेल्स हैं, उनके डिसइंटीग्रेशन से म्यूसिलेज बनता है। ये म्यूसिलेज जो होता है वाटर एब्जॉर्ब करता है, जिससे कवर सेल्स जो होती हैं उन पर प्रेशर पड़ता है और चारों कवर सेल्स खुल जाती हैं, और इस कवर सेल्स के खुलने से जो पैसेज बनता है उससे जो होता है एंथ्रोजोइड उसके नेक में से होते हुए वेंटर तक पहुंच जाते हैं। और जो सबसे पहला जो एंथ्रोजोइड होता है जिसे हम मेल गैमेट कहते हैं, वो आर्किगोनियम में प्रेजेंट एग सेल यानी फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है, उनका यूनियन होता है और जाइगोट बनता है। तो एंथ्रोजोइड एगुणित है और एग सेल एगुणित है, दोनों के यूनियन से बना जाइगोट जो है 2n डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, जिसके अंदर जाइगोट के फॉर्मेशन के साथ ही यहाँ पे स्पोरोफिटिक जनरेशन जो होती है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। प्रत्येक जो स्पोरोफाइट होता है मार्केंशिया का, उसके 3 भाग होते हैं, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। ये देखिए, ये है इसका इसको हम कहते हैं फूट, ये है इसका सीटा और ये इसका कैप्सूल। 3 भाग इसके अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। फूट जो होता है, क्योंकि हमें पता है कि आर्किगोनियम जो कहाँ लगी हुई है, ये गैमेटोफाइट के ऊपर लगी हुई है। ये गैमेटोफाइट का बेसल पार्ट बनाती है और उसके टिश्यूज़ में धंसा रहता है ये वाला पार्ट इसका। और सीटा जो है ये वो छोटा और थिक पोर्शन होता है, और जो फूट एंड जो कैप्सूल उसको कनेक्ट करके रखता है। और कैप्सूल जो होता है ओवल शेप होता है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। फूट का कार्य क्या होता है, ये जो स्पोरोगोनियम है या स्पोरोफाइट है उसको जो गैमेटोफाइट है उसके ऊपर आधार प्रदान करता है, उसको लगा के रखता है, और गैमेटोफाइट से वाटर एब्सॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करता है, और ये सीटा से होता तक पहुंचाता है। सीटा ये जो वाटर एब्जॉर्ब किया है उसको एब्सॉर्ब करता है यहाँ से, क्योंकि इसकी जो सेल्स होती है वर्टिकली इलोंगेटेड होती है और कंडक्टिव टिश्यू की तरह कार्य करती है। तो फूड से जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो होती है वो सीटा के थ्रू होकर के यहाँ पे कैप्सूल में जाते हैं, और जो डेवलपिंग स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स के फॉर्मेशन के लिए जो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है वो यहाँ तक पहुँचता है। ये इसके अंदर इलेटर्स दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ स्टेराइल सेल्स होती हैं जो इलेटर्स कहलाते हैं, और ये इसके अंदर इसके स्पोर्स हैं। ये जो है इसका कैलिप्टा है और ये पेरिगाइनियम है। ये एक इलेटर है, ये स्ट्रक्चर इलेटर की जो एक बंध्य कोशिका होती है। अब है जो स्पोरोफाइटस का निर्माण किस तरह से होता है।
ये आर्किगोनियम की स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रही है, हमें पता है ये इन्वर्टेड है, जहाँ पे लगी हुई है आर्किगोनियोफोर की डिस्क के ऊपर ये इन्वर्टेड पोजीशन में हमने देखा था, वहाँ इस तरह से लगी हुई है। ये जो जाइगोट बना है जिसकी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे 2n है, इसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, एक ऊपर कोशिका बनती है और एक निचली कोशिका बनती है। प्रत्येक कोशिका में फिर एक डिवीज़न होता है, 4 कोशिकाएं बनती है, फिर 8 एक और डिवीज़न होता है तो 8 कोशिकाएं बनती है, जिसे हम ऑक्टेंट कहते हैं। इसमें जो हाइपोबेसल सेल्स जो होती हैं, हाइपोबेसल सेल्स का मतलब ये होता है यहाँ पे वो कोशिकाएं यहाँ पे जो आर्किगोनिया की डिस्क की ओर है, आर्किगोनिया के डिस्क की ओर है, वो 4 सेल्स जो हैं हाइपोबेसल सेल है। और वो जो नीचे की तरफ है आर्किगोनियम है, उसकी नेक की तरफ जो सेल्स है वो है इसकी एपीबेसल सेल्स। ये 4 हाइपोबेसल सेल्स हैं। इसका ये जो है ये फुट का निर्माण करती है, और सीटा का जो लोअर पोर्शन होता है उसका निर्माण भी हाइपोबेसल सेल्स से होता है। और एपीबेसल सेल्स जो होता है वो सीटा का अपर पार्ट बनता है, और पूरा कैप्सूल जो होता है वो एपीबेसल सेल से बनता है। तो यहाँ से फिर अपन यहाँ आते हैं, ये जो 8 कोशिकाएं होती हैं इनमें फिर मल्टीपल डिविजन्स होते हैं और मास ऑफ सेल्स बनता है, कोशिकाओं का समूह बन जाता है। तो ये हाइपोबेसल सेल जो डिस्क की ओर है, और एपीबेसल सेल जो नीचे की तरफ है। ये इसकी नेक दिखाई पड़ रही है आर्किगोनियम की, ये मल्टी सेलुलर एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर बन गई। ये आर्किगोनियम का कैलिप्ट्रा है, और ये पेरिकाइनम जो एक आर्किगोनियम को घेरे रहती है। ये हाइपोबेसल सेल जैसे मैं बताइए फोटोसीटा में रहेगी, और ये एपीबेसल सेल ये बनाएगी इसका अपर पार्ट ऑफ सीटा एंड कैप्सूल। यहाँ पे हाइपोबेसल सेल से देखो ये फुट बन गया है, और सीटा का लोअर पोर्शन बन गया है, और आधा भाग जो सीटा का बनाया है ये एपीबेसल सेल्स ने बनाया है। वे एपीबेसल सेल्स जो कैप्सूल के निर्माण में भाग लेती हैं, उन कोशिकाओं के अंदर एक एंटीक्लेनल डिवीज़न होता है। एंटीक्लेनल डिवीज़न से क्या होता है, सेंटर मास ऑफ सेल्स बनता है और एक कोशिकीय लेयर बाहर की तरफ करती है। इस लेयर को हम एम्फीथीसियम लेयर कहते हैं, और सेंटर वाला पार्ट जो होता है उसका एंडोथीसियम कहलाता है। एम्फीथीसियम जो होता है इससे जैकेट बनती है इसके स्पोरोगोनियम की, और एंडोथीसियम जो होता है ये स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण करता है। ये देखिए एम्फीथीसियम जो बाहर की तरफ कटा है सिंगल लेयर जैकेट बनाती है, और जो एंडोथीसियम जो टिश्यू सेल्स का मास है कोशिकाएं हैं, ये पहले आर्किस्पोरियम टिश्यू बनाती है जो स्पोरोजिनस टिश्यू बनाता है। इस स्पोरोजिनस टिश्यू है उसकी कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो स्टेराइल होकर के इलेटर्स का निर्माण करती हैं। जैसे मैंने बताया आपको पिछले अभी पहले कि इलेटर्स इसके अंदर बनते हैं, और जो रिमेनिंग स्पोरोजिनस टिश्यू है वो स्पोर मदर सेल की तरह कार्य करती है, और इनमें फिर मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है स्पोर मदर सेल के अंदर, और स्पोर टेट्राड बनते हैं, और प्रत्येक स्पोर जो होता है वो एक एन स्ट्रक्चर होती है। तो ये हमारा लेक्चर आपका यही ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ये जो कैप्सूल है इसका स्फुटन कैसे होता है, इसमें से स्पोर्स किस तरह से लिबरेट होते हैं, और फिर स्पोर का जर्मिनेशन होकर के फिर गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। थैंक यू।